बता दो बेटा, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है, स्क्रीन आ रही है। सो आई विल स्टार्ट द क्लास। ठीक ठीक है जी। चलें। अच्छा जी, कल मैंने और आपने जो एरिया ऑफ इम्पैक्ट था वो डिस्कस किया। उसमें मैंने और आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट और स्कार्सिटी और ये सारी बातें की। नाउ टुडे वी प्रोसीड विद द बेसिक कॉन्सेप्ट। आज मैं और आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करें। कुछ चीज़ें लिखने की भी हैं। ये प्रेजेंटेशन मैं भेज चुका हूँ। काम की बातें समरी के तौर पे लिखते रहेंगे ताकि बेसिक डाटा आपके पास आता रहे। अच्छा मेरे बच्चों, सबसे पहले हम बात करें तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टूवर्ड दैट इकोनॉमिक्स, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। व्हाट प्रोडक्शन इज ऑल अबाउट? जब मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो प्रोडक्शन इज बेसिकली अ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। क्या है मेरे बेटा? प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। लिख क्यों नहीं रहे इस पे? आइए आइए बेटा, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं बात करूं प्रोडक्शन की तो मेरे बच्चों प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस विच क्रिएट्स और ऐड वैल्यू। ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करेगा? क्रिएट और ऐड वैल्यू। क्रिएट्स और ऐड वैल्यू यानी कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेगा किस में बेटा जी? फिनिश गुड्स के अंदर। अब वो चाहे गुड्स हों या सर्विसेज हों। अच्छा, जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हम दो तरह के इनपुट रिसोर्सेज को एक्वायर करते हैं, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल इनपुट्स। एक नज़र आने वाले इनपुट्स और एक वो जो नज़र नहीं आ रहे। सर ऐसा कौन सा इनपुट है जो नज़र नहीं आ रहा? नॉलेज, आइडिया, इंफॉर्मेशन। अभी इस क्लास के अंदर भी मैं कई तरह के टेंजिबल और कई तरह के इंटेंजिबल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा हूँ इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एंड ऑफर द सर्विसेज दैट वी हैव बीन एक्वायर्ड। देखो क्या लिख रहा है बेटा जी, कहते द प्रोसेस एंड मेथड्स एम्प्लॉय टू ट्रांसफॉर्म टेंजिबल इनपुट्स एंड इनटेंजिबल इनपुट्स इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। टेंजिबल इनपुट्स में क्या क्या आ गया? रॉ मटेरियल, सब असेंबलीज, सेमी फिनिश गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। इनटेंजिबल इनपुट्स में क्या आ गया? नॉलेज, आइडिया, इंफॉर्मेशन। We can combine all these input resources in order to produce goods and आगे आ जाइए। उसके बाद जब मैं आउटपुट को प्रोड्यूस करता हूँ तो एक एम्पेरिकल रिलेशन है इनपुट्स का आउटपुट के साथ। तो सर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस output what we need, sir, in order to produce output what we need input resources, and these input resources are known as factors of production. Factors of production factors of production are those input resources which we needed to produce goods and services. जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर द रिसोर्सेज यूज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो सर जितने भी इनपुट रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम यूज करते हैं in order to produce goods and services, that what it is called factors of production. ट्रेडिशनली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है मेरे बेटा।
कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. Whenever we are make it impose, engage, acquire, combine these factors, something is to produce. देखिए दुनिया में जितनी भी इकोनॉमिक गुड्स हैं, दुनिया में जितनी भी इकोनॉमिक गुड्स हैं, जिसे आप मैन मेड रिसोर्स कहते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं बेटा? मैन मेड रिसोर्स. उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए, अच्छा मैं लिखता, फोन है, मैं लिखता इकोनॉमिक गुड्स हूं, लेकिन इसमें सर्विसेज भी शामिल हैं, ठीक है ना? तो जितनी भी इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जिन्हें हम मैन मेड रिसोर्स कहते हैं, उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड ऑल दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. These are basically the क्या है ये इनपुट रिसोर्सेज हैं जो मुझे और आपको चाहिए in order to produce goods and services. सुन रहे हैं भाई? घर वाले रिस्पॉन्ड किया करो. अच्छा, अब इन तमाम इनपुट रिसोर्सेज के बारे में ना थोड़ा सा कुछ फेटल पॉइंट्स लिख लेंगे, ताकि अगर कोई आसान एमसीक्यू बना इनसे रिलेटेड तो आप उनको कैरी ओवर कर लें. अब दुनिया में इंसान जो कुछ भी बना रहा है ना, वो पिन से लेके एरोप्लेन तक हो, है ना, सैटेलाइट हो, सर्विसेज हो, है ना, बेसिक ग्रॉसरी हो, कमोडिटीज़ हो, फर्नीचर है, स्टेशनरी है, ये चारों फैक्टर आप यूज़ करेंगे. अच्छा, अब इन चार में से जो क्लासिफाई होते हैं, इसको मैं ऐसे क्लासिफाई करूं, पहले तो ह्यूमन फैक्टर, तो दो ह्यूमन फैक्टर हैं जो इंसान है, एक है और एक है एंटरप्रेन्योर. ठीक है, ये दो क्या है मेरे बच्चों? ये ह्यूमन फैक्टर है. और जो बकिया दो हैं, कौन से दो? लैंड और कैपिटल, ये नॉन ह्यूमन फैक्टर हैं. ये कौन से फैक्टर है मेरे बेटा? ये नॉन ह्यूमन फैक्टर हैं. ठीक है, ये हैं नॉन ह्यूमन फैक्टर. ठीक है, कौन से दो हैं? एक है लैंड और एक है मेरा बेटा कैपिटल. अच्छा, इसके अलावा ये ह्यूमन के साथ साथ इसमें मैं एक और चीज ऐड करूं कि ये दोनों क्या है पता है? नहीं, ये एक्टिव फैक्टर है. अकाउंटिंग की जो वो उससे बाहर आ जाइए. एक्टिव फैक्टर है. एक्टिव फैक्टर समझते हो? एंटरप्रेन्योर और लेबर ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे. देखो ये बैठा हो, ये है लेबर, अभी पढ़ के आ रहा हो अकाउंट्स, वो था लेबर. कमरे में यहाँ अंदर रूम में बैठा हुआ है एडमिन, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, जो तमाम रिसोर्सेज को क्या कर रही है? मैनेज कर रही है. अभी इंटरनेट बंद हो ना, ये मेरा मसला नहीं है भाई, मैं जाके एडमिन को बोलूँगा. इलेक्ट्रिसिटी चली गई, मेरा मसला नहीं है, मैं एडमिन को बोलूँगा. एडमिन जाएगी, क्या करेगी? जनरेटर चलाए, वॉटेवर जो भी करना करेगी और इसको रिज्यूम कर देगी सारा जो भी सेटअप है. ऐसे ही ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? तो सर ये जो ह्यूमन फैक्टर है, यही बेसिकली एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी है. अच्छा, ये जो दोनों हैं कैपिटल और लैंड, ये कहलाते हैं मेरे बेटा पैसिव फैक्टर. पैसिव का मतलब क्या है? पैसिव फैक्टर का मतलब ये है कि ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते प्रोडक्शन में. क्या मतलब सर डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते? देखो ये फर्नीचर है, ये लाइट है, ये लैपटॉप है, ये सारी चीजों को इंसान यूज कर रहा है. हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, हम इनके थ्रू चीजों को प्रोड्यूस करते हैं. तो इंपॉर्टेंस इनकी भी है. इंपॉर्टेंस इन सब, ये फर्नीचर है, फिक्सचर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, इसके बगैर आउटपुट नहीं प्रोड्यूस हो सकता. लेकिन ये सारी चीजें पैसिव हैं, डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेंगी. जरूरत के हिसाब से इन्हें इस्तेमाल किया जाएगा. या करेगा कौन? लेबर या एंटरप्रेन्योर. सो कभी ऐसे क्लासिफाई करने आ जाए तो जहन में रखिएगा. अच्छा, अब मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं जो लैंड से रिलेटेड है. लैंड क्या है?
सर इकोनॉमिक्स में लैंड का जो कॉन्सेप्ट है इट वुड बी अ बिट डिफरेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द लेमैन एंगेजमेंट। एक आम आदमी जमीन का जो कॉन्सेप्ट लैंड का concept, उसके नज़रिए से ज़मीन पीस ऑफ मैरी लैंड जो अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ है हम उसे समझते हैं लैंड। लेकिन इकोनॉमिक्स के सेंस को थोड़ा ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में देखती है। इकोनॉमिक्स कहती है लैंड इंक्लूड्स ऑल फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। इकोनॉमिक्स में लैंड से मुराद क्या है? ऑल फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। इट इंक्लूड्स सनलाइट, हीट, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और आगे चले फॉसाइल गैसेस, सी, माउंटेन, रिवर, ट्री, अंडर द सरफेस जितने मिनरल्स हैं, ऑयल, कोल, गैस, यूरेनियम, कॉपर, जिप्सम, ये सब क्या है भाई साहब? ये लैंड है। इवन जो फिश है ना, फिश समंदर के अंदर, ये भी लैंड है। बर्ड्स, ये भी लैंड है। हाँ, जब इंसान पकड़ ले, ह्यूमन एफर्ट लग गया ना इस पे, ह्यूमन एफर्ट लगा ना। मछली खुद तो नहीं आती ना बेटा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अबे कैसे आएगी बागी? अबे आके गिर गई मतलब तू समंदर के किनारे बैठा हुआ, एक मछली तेरे ऊपर आके गिर जाएगी। समुद्र के किनारे आके पड़ी हुई, अब वो मरी भी पड़ी हुई हो तो वो भी नेचर में ही दे दिया आपको। मतलब खुद से तो कोई चीज, जैसे जमीन के नीचे ऑयल है, कोल है, गैस है, यूरेनियम है, कॉपर है, गोल्ड है, खुद ब खुद निकलता है ये भाई। इंसान एफर्ट लगाता है, ह्यूमन एफर्ट लगेगा। अच्छा, जब इंसान ने ड्रिल करा, मशीनें लगाई, नीचे से सक्शन किया, पेट्रोल निकाला, ऑयल, अब वो उसमें ह्यूमन एफर्ट लग गया ना। अब ये क्या है? ये नेचुरल रिसोर्स नहीं है, अब ये लैंड नहीं है, अब ये मैन मेड रिसोर्स है। ह्यूमन एफर्ट लग गई ना यार इस पे। भाई सनलाइट लैंड है, नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन जब मैं सोलर पैनल छत पे लगा दूं, अब ये मैन मेड हो गया ना भाई। एफर्ट लगा दी ना आपने, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, ये प्रोडक्शन है। सो लैंड से रिलेटेड अगर कुछ पॉइंट मैं बोलूं, याद रखना चाहें याद रख लिए, लेकिन लिख लेंगे तो बेहतर है। नंबर 1, लैंड क्या है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। नंबर 2 लिखा हुआ है बोर्ड पे, एक तो ये पैसिव फैक्टर है और दूसरा साथ साथ ये नॉन ह्यूमन फैक्टर है। पहला हुआ लैंड क्या है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। दूसरा पॉइंट पैसिव एंड नॉन ह्यूमन फैक्टर। तीसरा पॉइंट लिखेंगे परमानेंट इन नेचर। परमानेंट इन नेचर, व्हाट डज इट मीन? नोबडी कैन इवन ऐड और डिस्ट्रॉय लैंड। खत्म नहीं कर सकते आप इसे। समंदर के पानी को खत्म करके दिखाइए आप, सर हम मट्टी में फेंक देंगे उसको बाहर लाके, उसकी शक्ल बदल जाएगी, खत्म नहीं होगा। जो कुछ नेचर ने मुझे और आपको दे दिया ना, हम उसे उसकी फॉर्म बदल सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते आप। जमीन के नीचे से ऑयल निकाला, सुन रहे मेरी बात, उसको गाड़ी में डाला, चला दिया, सर अब तो खत्म हो गया? नहीं, गैस में कन्वर्ट हो गया। जो कुछ नेचर ने मुझे और आपको दिया है ना, हम उसको खत्म नहीं कर सकते। हाँ, खाली खत्म हो गई, आपको लगा खत्म हो गई, एनर्जी बन गई, आपके अंदर है, वेस्ट निकला, वापस नेचर में गया। अबे उसी प्रोसेस से निकलेगी भाई। आप पानी पीते हैं, कौन सा पानी होता है वो? कौन सा? कहाँ से आ रहा है? आपके जिस्म से निकला है वो किसी न किसी टाइम पे। हाँ भाईजान, आप जो पानी पीते हैं कहाँ जाता है? गटर में। गटर कहाँ जाते हैं सारे? वो सब जाके कहाँ मिल जाते हैं? समंदर में। एवोपरेशन का साइकिल नहीं पढ़ा आपने? नेचर उसे प्यूरिफाई करके देती है आपको, खत्म थोड़े ना किया आपने। आपने उसकी शक्ल बदल दी, सेब खाया, शक्ल बदल के बाहर निकाल दिया, नेचर को वापस दे दिया आपने। अबे नेचर को वापस दे दिया ना। तू जो खाता है तेरे अंदर ही रहता है या बाहर निकलता है भाई? नेचुरल प्रोसेस है ना यार, इसमें हंसने की क्या बात है? जो बचपन से खाया वो सब अंदर है या बाहर निकाल दिया? उससे एनर्जी ली और उसके वेस्ट को बाहर निकाला। वो वेस्ट कहाँ गया? नेचर को वापस गया, नेचर उसे ट्रांसफॉर्म करती है। जमीन के नीचे जो ये जो सारे मिनरल्स बन रहे हैं, ये कैसे बन रहे हैं बता?
ये ज़मीन के नीचे जो ऑयल, कोल, गैस, यूरेनियम, ये कैसे भाई, ये वेस्ट सारा जब ज़मीन में एब्जॉर्ब होता है, ज़मीन प्रोसेस लगाती है हज़ारों साल का, फिर इस वेस्ट को कन्वर्ट कर देती है अदर रिसोर्स में। ओ भाई, मैं कब कह रहा हूँ सेब बन गया, मैं कह रहा हूँ शक्ल बदल दी उसकी। मैंने कब बोला सेब बनेगा? शक्ल बदलेगी, शक्ल बदल गई, वापस कर देंगे आप नेचर को, नेचर फिर आपको वापस करेंगे। अच्छा, अब हो क्या गया है, दुनिया की आबादी इस तेजी से बढ़ गई है कि हम इतना तेज कंज्यूम कर रहे हैं कि अब स्कैर्सिटी का इशू बढ़ गया है। जो चीजें हजारों साल में बनती हैं, लाखों साल में बनती हैं, हम उसे इतनी तेजी से कंज्यूम करना शुरू कर दिया ना हम लोगों ने, अब ये गड़बड़ शुरू हो गई, इसीलिए कन्फ्रंट्रेशन बढ़ गया। जो कुछ नेचर ने आपको दिया है, आप नेचर को उसे वापस कर देंगे। नेचर क्लेम नहीं करती आपको, नेचर ने ये किसके लिए दिया? मुझे, मेरे और आपके लिए दिया। लेकिन नेचर का जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है वो लंबा है। हम चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं तेजी से। आप समझ रहे हैं? हमारे पास पीने का पानी का क्या सोर्स है? ग्लेशियर्स है, बारिश है, दरिया है, ये फिर जाके समंदर में मिलते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है। अगर हम खाते हैं और मछलियां ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं तो ख़त्म हो चुकी होती हैं अब तक। भाई एक पूरा प्रोसेस है नेचुरल, सब उसके अंदर घूम रहा है। हाँ, लेकिन अब कंजम्पशन इतनी तेज हो रही है, वो आगे आ रहा है, जो प्रोडक्शन उसे कंपनसेट नहीं कर पा रही, चाहे वो मैन मेड प्रोडक्शन हो या नेचुरल हो। इसलिए स्कार्सिटी एग्जिस्ट कर रही है, इसकी वजह से प्राइसेस बढ़ रही हैं, महंगाई का मसला है और इश्यूज हैं। ये है इकोनॉमिक मैनेजमेंट। तो हर मुल्क के अंदर इकोनॉमिक इश्यूज हैं, लेकिन जो मुल्क उन इश्यूज को रिजॉल्व कर रहे हैं वो मेंटेन्ड है, उनके मुल्क के लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बेहतर है। तो लैंड परमानेंट इन नेचर है। फिर एक और पॉइंट, मोबिलिटी, जियोग्राफिकल मोबिलिटी ऑफ लैंड इज इम्पॉसिबल। देखो, दो तरह की किसी भी चीज की मोबिलिटी होती है। नंबर वन, एक है इसकी फिजिकल मोबिलिटी। मैंने इस जो कंट्रोलर है रिमोट, इसको यहां से उठाया और यहां रख दिया, यह है फिजिकल मोबिलिटी। एक होती है इसकी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, कि आज ये मेरा है, मैंने इसको उतारा, बेचा किसी को, ये किसी और का हो गया। तो लैंड की फिजिकल मोबिलिटी पॉसिबल नहीं है, लैंड की ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी है। जैसे ये बिल्डिंग आज इस्तेमाल हो रही है कमर्शियल यूज, इसका ओनर बोले खाली करो भाई मेरी जगह, मैं यहां रहूंगा, ये रेजिडेंशियल जगह बन जाएगी। भाई इसी गली के अंदर आगे घर है यार, ऑफिस भी है, घर भी है, लोग रहते भी हैं। तो लैंड का पर्पस अलग अलग है, लेकिन लैंड की फिजिकल मोबिलिटी पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉइंट क्या है भाई? ये लैंड के पॉइंट है। अब आए लेबर। लेबर क्या है सर? लेबर हर वो एक्टिविटी लेबर में काउंट की जाएगी। जैसे मैं, आपके अब्बा डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या लॉयर हैं या अकाउंटेंट हैं। कल वो एक बेटी हमारी कह रही थी मेरा अब्बा एडवोकेट है। कहाँ है वो? किसी के अब्बू थे ना एडवोकेट? हाँ, आप में से किसी का अब्बा डॉक्टर है, किसी का अब्बा लॉयर है ना, ये सब काम करते हैं ना। मैं टीचर हूँ। इकोनॉमिक्स कहती है भाई तुम सारे लेबर हो। क्यों? क्योंकि आपका जो रिक्वायर्ड एक्टिविटी है, इट वुड बी डन फॉर सेक ऑफ अर्निंग रिम्यूनरेशन, रिवॉर्ड, सैलरी, कंपनसेशन। आप इसलिए काम करते हैं, इसलिए आप लेबर हैं। हाँ, आप पढ़े लिखे हैं तो हम आपको स्किल्ड लेबर कहेंगे। जो पढ़ा लिखा नहीं है हम उसे अनस्किल्ड लेबर कहेंगे। जो कम पढ़ा हुआ है, ट्रेनिंग लिया हुआ है, हम उसे सेमी स्किल्ड लेबर कहेंगे। सो ये क्लासिफिकेशन है, लेकिन हैं हम सारे लेबर। लेबर क्या है? हर वो एक्टिविटी, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो, विच इज डन फॉर सेक ऑफ रिवॉर्ड्स, दैट व्हाट इट इज कॉल्ड लेबर। लेबर एक्टिव फैक्टर है। लेबर एक्टिव फैक्टर है, एक्टिव के साथ ह्यूमन फैक्टर है। बिसाइड ऑफ दैट, लेबर और लेबरर आर इनसेपरेबल। आप लेबर से उसकी लेबरर को अलग नहीं कर सकते बॉस। मैं टीचर हूं ना, क्लास में हूं तो भी टीचर हूं, बाहर निकलूंगा तो भी टीचर हूं। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, ये मेरा सब्जेक्ट है तो मुझे आता है। फाइनेंस पढ़ा रहा हूं, ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं। मैं घर में हूं तो भी मैं, फोन आता है, बच्चों को गाइड करते हैं। पेपर थे अभी, बच्चे मैसेज कर रहे थे, हम पढ़ा रहे थे। मेरे नाना डॉक्टर हैं, थे, अल्लाह उनकी मगफिरत करे मरूं। वो शादी में जाते थे तो भी डॉक्टर होते थे, लोग वहाँ भी पूछ रहे होते थे। किसी के इंतकाल में जाते थे, वहाँ भी लोग उनसे पूछ रहे होते थे। हाँ, बड़े अच्छे आदमी थे। अच्छा, वो डॉक्टर साहब, अम्मा आजकल बता रही उनके उल्टे हाथ में बड़ा दर्द रहता है। अच्छा ठीक, अभी बताते हैं, जनाजा हो जाए फिर बात। तो वो कब्रिस्तान में भी लोगों को पर्चे लिख के दे रहे होते थे। तो उसको पता है ये डॉक्टर है, ये थोड़ा ना मैं कोई चीज़ पहन के आया हूँ तो मैं टीचर हूँ, उतारूंगा तो मैं टीचर नहीं हूँ। नहीं भाई, है टीचर।
आपके अब्बा लॉयर हैं तो घर में हैं तो भी लॉयर है। तो लेबर और लेबरर आर इनसेपरेबल। फिर देर इज एन इनवर्स कोरिलेशन बिटवीन द सप्लाई ऑफ लेबर एंड इट्स वेज रेट। क्या बोला? ये तुम लोगों के हिसाब से सब क्वालिफाई होगा तो क्या होगा? हाँ, फिर तुम परचून की दुकान में जाओगे, सर एक के साथ दूसरा ऑडिट फ्री। तो लेबर की सप्लाई और उसके वेज रेट में इनवर्स कोरिलेशन है। ज्यादा चार्टर अकाउंटेंट, कम सैलरी। क्यों आए हो? सीए बनने का शौक है? कद्दू लालची लोगों, बोलो क्यों बनने आए हो चार्टर अकाउंटेंट? सर बहुत सारे पैसे। तो अभी पूरे कराची और पाकिस्तान के सारे बच्चे बच्चियां 5,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, सब क्वालिफाई होगा तो क्या होगा? देयर इज एन इनवर्स कोरिलेशन, रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई ऑफ लेबर एंड इट्स वेज रेट। तो नमाज में दुआ करिए, अल्लाह मैं पास हो जाऊँ, दूसरा फेल हो जाए, अल्लाह मैं पास हो जाऊँ, दूसरा फेल हो जाए, ताकि मेरी इंपॉर्टेंस बनी रहे। समझ रहे? सो सप्लाई ऑफ लेबर और उसके वेज में इनवर्स रिलेशन। लेबर इज पेरिशेबल। क्या मतलब? लेबर इज पेरिशेबल का मतलब यह है कि लेबर अगर अपने स्किल सेट से हट जाए ना, मैं भी ये काम छोड़ूं पढ़ाने का और बैंकर बन जाऊं या कोई अपना बिजनेस करने लगूं, तब मैं इतना इफेक्टिवली पढ़ा नहीं सकता, मेरी स्किल्स डिकम्पोज हो जाएंगी। जैसे मिसाल के तौर पे आप अपना पेशेंट लेके भागते हुए पहुंचे, ठीक है, किसी हार्ट सर्जन के पास कि डॉक्टर साहब हमने आपका नाम सुना है, आप बड़े मशहूर डॉक्टर हैं, यार भाई प्लीज़ देखें ये हमारा भाई छत से गिरा, इसकी टांग टूट गई है। क्या करेगा हार्ट सर्जन? बोलो आप। बोलेगा भाई, बोलो क्या करेगा? बोलेगा भाईजान इसकी टांग टूटी, आपका दिमाग ख़राब हो गया, ये बराबर वाले कमरे में साइकेट्रिस्ट है, आप उसके पास जाएं और इसको ऑर्थोपेडिक वाले के पास भेजिए। मैं नहीं कर, यार आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, आपने पढ़ा ही नहीं कि टांग कैसे जोड़ते हैं। भाई उसने ही पढ़ा है टांग कैसे जोड़ते हैं, लेकिन उसकी स्पेशलाइजेशन किसमें है? तो अब वो टांग नहीं जोड़ सकता भाई। आप उसको टांग खोल के देंगे वो कुछ और कर देगा। ऐसा नहीं है उसने पढ़ा नहीं है, उसने पढ़ा है, लेकिन उसकी स्पेशलाइजेशन किसमें है? ऑर्थोपेडिक वाले की स्पेशलाइजेशन किसमें है ना? जो न्यूरो है उसकी स्पेशल। अच्छा, हार्ट के अंदर भी हार्ट फिजिशियन अलग होता है, वो सिर्फ दवाइयाँ लिखेगा, और सर्जन अलग होता है। सो पेरिशेबल है, नहीं सीखेंगे। सर्जन से आप बोलो दवाई लिखो, बोलेंगे नो, अपना काम सर्जरी बॉस, लेटाओ बाहर, 5 मिनट में बाहर निकाल दूंगा इसको मैं, या तो उधर या इधर। अपने को खिलाना क्या है इसको ये नहीं पता, हालांकि पढ़ा उसने भी है मेडिसिन भाई, एमबीबीएस किया तो मेडिसिन नहीं पढ़ा होगा, बगैर मेडिसिन के कैसे बनेगा डॉक्टर? लेकिन उसको नहीं पता ये मेडिसिन क्या होती है, मैं भूल गया हूँ। अब मेरे को एक ही पता है भाई, इसके इतने ब्लॉकेज हैं, इसकी स्क्रीनिंग करेंगे, इसके हार्ट का अल्ट्रासाउंड सब देखेंगे, इको कार्डियोग्राफी ये सब देखा, बोला हाँ भाई ये ब्लॉकेज है, इधर ब्लॉकेज है, स्टंट डालो, खोल दो, लिटाओ, ओपन हार्ट सर्जरी कर दो, ये काटो पीटो सी दो, चलो भाई मैं जा रहा हूँ। अब क्या वो स्टिचेस लगाएं, लिटाएं, दवाई खिलाएं, होश में लाएं, ये उसका काम? उसने बोला भाई ये खोल दिया हमने सारा ना, गटर जाम था, हमने पूरा डंडा डुंडू करा, सब सीधा कर दिया है, अब इसको जिंदा रखना तुम लोगों का काम है, मेरा काम नहीं है। अब एनेस्थीसिया वाला अलग है जो उसको होश में लाएगा, फिर उसकी पेन मैनेजमेंट का डॉक्टर अलग है, उसकी हार्ट की हेल्थ को मेंटेन करने वाला डॉक्टर सब अलग है। सब आगे अपना पर्चा लिख के चले जाएंगे, भाई आप भुगतते रहे मुझसे, उसका काम खत्म, उसने हाथ धोया, गाड़ी में बैठा, भाग गया घर, उसका काम सर्जरी है। सो सर लेबर पेरिशेबल है। अब आए कैपिटल पे, कैपिटल क्या है और कैपिटल जनरेट कैसे होता है? अभी क्लास में पढ़ के आ रहे होंगे अकाउंटिंग की कैपिटल, है ना? क्या होता है कैपिटल? वाह भाई वाह, ट्रांसलेट इनटू उर्दू। अच्छा आगे बता, सरमाए को क्या करूं? जैसे तू अपने माँ बाप का सरमाया है, बोल सरमाए। सरमाए क्या करूं? तू काफी बड़ा सरमाया है, बोल सरमाए। शर्मा मत, बता। सर ये कैपिटल होता क्या है? ऐसे तो सर बिल्कुल सही है, अभी लिखा हुआ था मेड रिसोर्स है। वैसे सरमाए से तो मुराद वो है, इट वुड बी द अमाउंट और इट वुड बी द रिसोर्सेज विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोप्राइटर और ओनर ऑफ द बिजनेस इन एनी पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसे ही है ना?
लेकिन ये सरमाया जनरेट कैसे होता है, इकोनॉमिक्स में आपने ये पढ़ना। सरमाया क्या है, जैसे भाई ने बोला उर्दू में सरमाया, इंग्लिश में कैपिटल। इट वुड बी द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज विच इज इंट्रोड्यूस बाय द ओनर इन द बिजनेस, इसे हम कैपिटल कहते हैं। द क्लेम ऑफ द ओनर अगेंस्ट बिजनेस एसेट इज कॉल्ड कैपिटल। यही है ना डेफिनेशन भाई, ओनर का क्लेम। भाई मैं मालिक हूं, भाई क्यों मालिक है भाई तू इस कारोबार का? बहुत सी इन्वेस्टमेंट मैंने कर रखी सारी, ये फर्नीचर, फिक्सचर, मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सब मैं लाया हूं भाई ना, मैं ओनर हूं इस बिजनेस का। ओके, और अगर ये पैसे दो लोगों ने मिलाए तो दो लोग क्लेम करेंगे, जब हम दोनों ओनर हैं इसके। तो सर कैपिटल जनरेट कैसे होता है? देखिएगा सर, हम सबकी जो इनकम है उसके दो पार्ट होते हैं मेरे बच्चों, एक कंजम्पशन है ना, और दूसरा सेविंग। कोई मुश्किल नहीं सर, आसान सी बात है। हमारी जो भी इनकम होती है, हमारी फैमिली जो भी अर्न करती है, उसके दो हिस्से हैं, एक कंजम्पशन, दूसरा सेविंग। अच्छा, अब आपकी फैमिली हर महीने 1,000 रुपये बचाए, 12 महीने में, है ना। अगर हर महीने 1 लाख बचाए तो 12 महीने के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, सही तो बढ़ने लगे, मजा आ रहा है, गुड। आपके अब्बा की गाड़ी, आपके अब्बू का अपना घर, आपके घर का रेफ्रिजरेटर, आपके घर का टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, क्या ये हर महीने ग्रोसरी में लेते हो? ये कैसे लिया? ये ऐसे लिया। आपने सेविंग को किया क्या? अक्यूमुलेशन ऑफ सेविंग। सेविंग को अक्यूमुलेट किया, जमा किया, ऐड करते रहे, तो वो क्या बनी पता है? जब हम सेविंग को अक्यूमुलेट करते हैं तो वो बन गई वेल्थ, शाबाश, दौलत। भाई एक पाकिस्तानी 1 रुपये बचाए, क्या हैसियत है उसकी? कुछ नहीं सर, क्या है 1 रुपये की हैसियत? लेकिन 24 करोड़ लोग 1 रुपये बचाएं और 10 दिन तक बचाते रहे 240 करोड़, 100 दिन तक बचाते रहे, सर ये तो बहुत बड़ी रकम हो गई। दिस वुड बी द पावर ऑफ अक्यूमुलेशन। सो सर, जब हम सेविंग को अक्यूमुलेट करते हैं तो सेविंग क्या बन गई? जैसे ही इस वेल्थ को एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं, देन व्हाट इट इज कॉल्ड? सो कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ मेन्स वेल्थ, इंसान की दौलत का वो हिस्सा विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस फर्दर वेल्थ, क्योंकि यही कैपिटल बिजनेसमैन को क्या जनरेट करके देता है भाई साहब? प्रॉफिट। सो कैपिटल क्या है? मैन मेड रिसोर्स। कैपिटल क्या है? पैसिव फैक्टर। कैपिटल क्या है? अ पार्ट ऑफ मेन्स वेल्थ विच इज यूज्ड टू क्रिएट और प्रोड्यूस फर्दर वेल्थ। फिर कैपिटल डेप्रिशिएट होता है। डेप्रिसिएशन समझते हो? क्या है मतलब सर डेप्रिसिएशन? नहीं समझते। जो साइंस का स्टूडेंट है उसको नहीं पता डेप्रिसिएशन। देखो क्या मतलब, देखिए ये जो प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर, मशीनरी, लैपटॉप, एलईडी, एलसीडी, अदीना बेटा क्या समझ नहीं आ रहा? मेरी बेटी जल्दी पूछो। अदीना बेटा अब सही आ रही है स्क्रीन? सॉरी यार, स्क्रीन यार क्या मुसीबत है। अब समझ में आया बेटा? दोबारा देख लेते हैं। मैंने ये कहा कि इनकम के दो हिस्से, कंजम्पशन प्लस सेविंग। सेविंग अक्यूमुलेट होगा, जमा होगा, तो मेरी बेटी क्या बन जाएगा? ये वेल्थ बन जाएगा। इसी वेल्थ को तुम इन्वेस्ट करोगी किसी कारोबार में, तो ये वेल्थ कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? कैपिटल के अंदर, जो कि मजीद प्रॉफिट को जनरेट करेगा। बेटा समझ आ रही है मेरी बात? तो कैपिटल क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ मेन्स वेल्थ विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस फर्दर वेल्थ, इसे कहते हैं कैपिटल। कैपिटल डेप्रिशिएट होता है। क्या मतलब? देखिए ये बिल्डिंग, ये फर्नीचर, ये फिक्सचर, ये मशीन, जैसे ये लैपटॉप है, हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जब हम हाइब्रिड मॉडल में पढ़ाते हैं, हाइब्रिड क्लास अरेंज करते हैं, तो इस टेक्नोलॉजी के बगैर हमारा पढ़ाने, जैसे टीचर का होना ज़रूरी है, इस लैपटॉप का होना भी ज़रूरी है। लेकिन हो क्या रहा है भाई साहब? विद द पैसेज ऑफ टाइम इस लैपटॉप की इकोनॉमिक वैल्यू हो रही है, डेफिनेटली कम हो रही है। भाई जिस चेयर पे आप बैठे हैं, इस चेयर की वैल्यू क्या यही थी? नहीं सर, जब खरीदी थी वैल्यू कुछ और थी। आप जैसे अजीम तालिब इल्मों का वजन उठाकर इसकी इकोनॉमिक वैल्यू में चेंज आ गया है। हर गुजरते वक्त के साथ इसकी इकोनॉमिक वैल्यू कम हो रही है। अच्छा, हम कम तो हो रही है, लेकिन हम हर साल इससे क्या कमा रहे हैं? प्रॉफिट।
तो अब अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड प्रूडेंस, वो मुझे और आपको ये समझाता है, बताता है कि देख भाई ये एसेट की इकोनॉमिक वैल्यू हो रही है कम, तुझे इस एसेट को करना पड़ेगा रिप्लेस, तो अभी से कुछ पैसे उठाकर थोड़ा थोड़ा अलग करता रहे। सो ये जो एलोकेशन है, अपने प्रॉफिट में से एक सर्टेन अमाउंट उठाकर अलग करो। अबे भाई क्यों उठाऊं? क्योंकि इन एसेट्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर नहीं उठाया तो क्या होगा भाई, फिर 5, 8, 10 साल बाद तुझे दोबारा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और उस वक्त पैसा ना हुआ तो कारोबार रुक जाएगा। अभी ये क्लास का गेट खोले और हम बोले बैठो, अब आप सामने देखो कुर्सियां तो है नहीं। बोले सर कहाँ बैठे? बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। बोलो सर फीस दी है, नीचे बैठ जाओ। ये क्या बात हुई? हम तो नहीं बैठेंगे। हमने बोला यार असल में हमने पैसे उठाए नहीं, डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं किया, तो फर्नीचर सारा टूट गया, वो तो हमने फेंक दिया स्क्रैप में, तो इस साल नीचे बैठ के पढ़ लो, अगले साल ले लेंगे। बोला नहीं सर हम तो नहीं बैठेंगे, ये तो अजीब सी बात है, हमारे बच्चे तो नीचे नहीं बैठेंगे, अम्मा अब्बा तो शोर लगा देंगे। सर आप बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाएंगे लेकिन फिर भी हम नहीं बैठेंगे। सर सॉरी, वी आर पेइंग फॉर द पैकेज, वी आर नॉट पेइंग फॉर द फी ओनली। हम आप बिस्किट खरीद के खाते भाई? बोलो ना भाई, खाते हो? बिस्किट खरीदते हो, बिस्किट का रैपर दोनों खरीदते हैं भाई हम। रैपर अपनी जेब से नहीं छापना उसने, वो भी प्राइस उसने प्रोडक्ट में ही ऐड करनी है। हम तो पैकेज खरीदते हैं, एयर कंडीशन क्लासरूम, गर्ल्स कॉमन रूम, रिकॉर्डेड लेक्चर, सारे चूरन बेचे ना भाई। ये सब चूरन बेच के लिए ना अपने यहाँ पे देख के फीस कम, यूं है, ये फायदा वो फायदा, यूं होगा ऐसा होगा भाई। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये कैपिटल है और इसी प्रोसेस को कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस भी कहते हैं। सो ये कैपिटल है और कैपिटल डेप्रिशिएट होता है। आगे बढ़िए, अगला है एंटरप्रेन्योर। कौन है एंटरप्रेन्योर? ही इज द वन हु कैन कंट्रोल ऑल अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये डायरेक्टिंग फोर्स है, स्पार्क प्लग है, जैसे हमारा ब्रेन है ना, ऐसे एंटरप्रेन्योर है। क्या प्रोड्यूस करना है, कितना करना है, कैसे करना है, ये कौन तय करता है? एंटरप्रेन्योर और ऑर्गेनाइजेशन। ये कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग फैक्टर है। ये रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट करेगा अदर फैक्टर में, अदर फैक्टर को कोऑर्डिनेट करेगा, उन्हें अलाइन करेगा, असाइन करेगा और प्रोडक्शन प्रोसेस को एंगेज करेगा। क्लियर? इन्वेस्टर ही यूजुअली, तो ऐसे देखें तो सेम ही है। बोलो बेटा घर वालों, समझ में आ रही है मेरी बात? मैं आगे बढ़ूं? बोलिए आगे बढ़ूं? अब प्रोडक्शन के बाद अगला इंपैक्ट क्या है? कंजम्पशन। क्या लिखा हुआ भाई? सर दुनिया में जो कुछ प्रोड्यूस हो जाए, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू कंज्यूम। भाई पेप्सी ने बॉटल बनाया ना, ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। बॉटल वहां से उठा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया, ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। उस डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास आया, दुकान के फ्रिज में सजा दिया, ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। कब अचीव होगा? सर जब मुझ जैसा, आप जैसा कंज्यूमर उसको ओपन करेगा और उसको डिस्कार्ड करेगा, जब ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। सो कंजम्पशन इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल इकोनॉमिक एंड बिजनेस एक्टिविटीज। कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन इज द पार्ट ऑफ इनकम विच रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर बॉट बाय द पीपल। द इंडिविजुअल कंजम्पशन लेवल आर देन एग्रीगेट। तो हम सब की कंजम्पशन को मिलाएं तो एग्रीगेट कंजम्पशन बनती है, यानी कि नेशनल कंजम्पशन का बिहेवियर आ जाता है। सो कंजम्पशन के कंपोनेंट कौन कौन से? देखो, कंजम्पशन कैन बी डिनोमिनेटेड इनटू द 3 फॉलोइंग कैटेगरीज। एक है ड्यूरेबल गुड्स, एक है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, एक है सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स क्या हैं? आपके घर का फ्रिज ड्यूरेबल गुड। फ्रिज के अंदर रखा हुआ सामान, फ्रिज जिस चीज से चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या है? सर्विसेज। ये लैपटॉप ड्यूरेबल है ना, ये टी, पानी की बोतल नॉन ड्यूरेबल, ये जो इंटरनेट है ये सर्विसेज। तो वी नीड दिस, हैज टू बी कैरी ओवर। ये कंपोनेंट्स हैं कंजम्पशन के, ठीक है। ड्यूरेबल गुड्स कौन से हैं? विच विल प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, जैसे अकाउंटिंग में फिक्स एसेट पढ़ते, फिक्स टेंजिबल एसेट पढ़ते। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से हैं? जो करंट इकोनॉमिक बेनिफिट को प्रोवाइड करेंगे। सर्विसेज क्या है? द प्रोफेशनल सर्विसेज, इंटरनेट है, टीचर है, लॉयर है, डॉक्टर है, इंजीनियर्स हैं, ये सर्विसेज हैं। अच्छा, अब यहाँ से प्रेजेंटेशन में नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये लिखेंगे अब।
ये तो हो गया ना। अच्छा ये एग्जाम्पल पढ़ना, तो ये एग्जाम्पल पढ़ना, ये वाली जिस पे मैं चेक मार्क लगा रहा हूँ, ये पढ़ लो। क्या करूँ, ये जूम नहीं होगा, इतना ही है। नहीं होगा, बाहर निकलना पड़ेगा इससे, अब होगा। इतना ही आएगा। ये चारों फैक्टर आ गए। अब ये पढ़ो एग्जाम्पल। वो तो पढ़ लिया है, वो पढ़ लिया आपने मेरा बेटा, वो पढ़ लिया है। ये पढ़ो, ये जो एग्जाम्पल लिखी हुई है। अब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो टेक्स्ट बुक हो, वो गाड़ी हो, हमें यही 4 फैक्टर चाहिए, ठीक है ना। इन्हीं 4 फैक्टर के मिलने से आउटपुट बनेगा, ठीक। वो कहता है लैंड, रॉ मटेरियल टू मेक पेपर, स्ट्रिंग एंड अदर पार्ट्स, लेबर, एन ऑथर हु राइट द बुक और द लेबर हु कैन कंपाइल द बुक एज वेल। फिर कैपिटल, द मशीन विच वी यूज इन ऑर्डर टू प्रिंट द बुक। फिर एंटरप्रेन्योर, द वन हु कैन ऑर्गेनाइज द एक्टिविटी, और फाइनली सेल द बुक इन द मार्केट, ताकि उसका रिवॉर्ड जनरेट करें। अच्छा, जब प्रोडक्शन होती है तो उससे एक जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, फिर हम स्पेशलाइजेशन पढ़ते हैं। मैं कुछ मुल्कों के नाम लेता हूं या कुछ कंपनीज के नाम लेता हूं। मैं जैसे ही कंपनी का नाम लूँगा ना, आप उसके प्रोडक्ट को रिकग्नाइज करेंगे। लेट्स से मैं एक मुल्क का नाम लेता हूं अभी आपके सामने, इसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नाम सुना है सारों ने? बिल्कुल सुना है सर। अब मैं कुछ प्रोडक्ट के नाम ले रहा हूँ, आपको समझ में आएगा मैंने मुल्क का नाम क्यों लिया। मैं बोलूँ HP, मैं बोलूँ डेल, मैं बोलूँ लेनोवो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, मैं बोलूँ एसर, ठीक। ये सारे दुनिया के लीडिंग कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर हैं। मैं एक और नाम लूँ, एप्पल इनकॉर्पोरेशन, मैकिन्टॉश, ठीक। नाम सुना है सारों ने? दुनिया की ये 5 बड़ी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करने वाली फर्म्स हैं, सारी अमेरिकन हैं। ये है स्पेशलाइजेशन। मैं फिर एक और प्रोडक्ट का नाम लेने जा रहा हूँ, सुनिए। मैं नाम लूँ आपके सामने हिताची, मैं नाम लूँ आपके सामने कैटरपिलर, मैं नाम लूँ आपके सामने मित्सुबिशी, मैं नाम लूँ आपके सामने तोशिबा, मैं नाम लूँ आपके सामने वॉल्वो, मैं नाम लूँ आपके सामने टोयोटा, होंडा, सुजुकी, सारी जापानीज कंपनी है, हैवी मशीनरी, ऑटोमोबाइल, लेक्सेस, मतलब दे आर लीडिंग इन देयर पोजीशन। वो साले जो चला के फेंकते हैं वो हम अपने मुल्क में खरीद के चला रहे होते हैं। ये जो लैपटॉप मेरे सामने रखा हुआ है लेनोवो का, ये अमेरिका में चल पड़ा भाई, वहाँ चल के आ रहा है। यहाँ पर आधे से ज़्यादा लोगों के पास हमारे मुल्क में जो मोबाइल फ़ोन है वो बाहर चल के आ रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी पैदा करने वाले मुल्क है, वहाँ बर्थ होता है टेक्नोलॉजी का। नॉर्वे साला सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, इंटरनेट में सबसे आगे। इंडिया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सबसे आगे। ये है स्पेशलाइजेशन, बेवकूफ़ बनाने में। वैसे हमारा नाम कॉटन प्रोडक्शन में है हमारी स्पेशलाइजेशन। हाँ नहीं, अभी भी अप टू सम एक्सटेंट अच्छी क्वालिटी का कॉटन तो प्रोड्यूस होता है। नहीं, वैसे बांग्लादेश ने हमसे ये वाला एज ले लिया है भाई। चाइना और बांग्लादेश ने हमसे ये जो था ना एज हमारा, ये ले लिया। हाँ, लेकिन जैसे कुछ चीज़ें हैं जिसमें अभी भी हैं, लेकिन वो चीज़ें ऐसी हैं कि उससे दुनिया को कोई ख़ास, जैसे आप मैंगो के अच्छे प्रोड्यूसर हैं, आप वो स्ट्रॉबेरी है, ड्राई फ्रूट्स हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, मगर ये चीज़ आप ख़रीद रहे हो कंप्यूटर, उसको दे रहे हो आम, तो कद्दू होगा इसका काम पूरा भाई। ये सेटलमेंट ही नहीं हो सकता। ये सेटलमेंट क्राइटेरिया टू बी इंगेज नहीं है ना भाई, कि आप गाड़ियाँ इंपोर्ट करें और चावल एक्सपोर्ट करें। तो भाई चावल से गाड़ी के पैसे कैसे सेटल होंगे यार? आप हैवी मशीनरी मंगा रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स मंगा रहे हैं, जो बड़ी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, रोड पे चलने वाले इतने बड़े बड़े जो सारे कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं, सारी मशीनें किसकी हैं? ये सब जापानीज़ हैं भाई। और आप उनको दे क्या रहे हो? फ्रूट, वेजिटेबल, राइस, कॉटन।
इसीलिए हमारा मुल्क कर्जा लेता है IMF से भर भर के, जो हम रीपे शायद नहीं कर पाए कभी भी, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम अपने मुल्क में प्रोडक्शन एनालिसिस को इम्प्रोवाइज नहीं कर रहे हैं, हम नहीं काम कर रहे इस पे सारी। हम पेंडू बना रहे हैं लोगों को, हर आदमी को प्रॉपर्टी के काम में लगा दिया है। हर आदमी का एक ही मकसद है, 2 घर हो, 4 हो, 5 हो, प्रॉपर्टी खरीदूं, बेचूं, अमीर हो जाऊं। मुल्क पीछे हो गया है अनफॉर्चुनेटली। खैर ये एक अलग डिबेट है। सो स्पेशलाइजेशन ये है, जब कोई नेशन या कोई फर्म किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को बनाने में स्पेशलाइज्ड हो, कम टाइम में ज्यादा आउटपुट कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस करे, दैट व्हाट इट इज कॉल्ड। ठीक, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। स्पेशलाइजेशन अकर्स व्हेन वर्कर यूज्ड स्पेशलाइज्ड स्किल एंड नॉलेज टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, असाइन टास्क। स्पेशलाइजेशन डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी लेवल एंड बेनिफिट एंड फर्म बेनिफिट फॉर द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब कि आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या होती है, कम होती है। जैपनीज देख लें, गाड़ियां सस्ती बनाते हैं, ऐसे गाड़ियां बदलते हैं जैसे हम कपड़े। 20,000 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे, 10,000 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे, शोरूम पे जाएंगे, रखेंगे, नई गाड़ी लेके चले जाएंगे। क्यों करते हो इतना फ्लक्स? आईफोन, एप्पल जब नया फोन लाता है, सारे अमेरिकन अपना फोन बदल लेते हैं। हमारी तरह थोड़ी ना ये फोन रखा हुआ है 2-2 साल चला रहे हैं। वो नई टेक्नोलॉजी आए, दे कैन अपग्रेड बाय देमसेल्फ बिकॉज दे हैव मनी एंड दे हैव कैपेसिटी टू बाय। और टेक्नोलॉजी चूंकि वहां पैदा होती है तो सस्ती है। हर अमेरिकन के पास नया लैपटॉप होता है, हर अमेरिकन के पास जो है नया मोबाइल फोन होता है, हर जैपनीज के पास सारी नई गाड़ी होती है। हर महीने, हर 3 महीने, 4 महीने में दे कैन चेंज द कार। रीजन स्पेशलाइजेशन। हर थोड़े दिन में नई गाड़ी आ रही है, मॉडिफाई हो रही है, शक्ल बदल रही है, सस्ती हो रही है, वो बदल देते हैं, भाई ये रखो, ये दे दो यार। और वो सारी गाड़ियां इंपोर्ट कौन कर लेता है? हमारे जैसे मुल्क जहां टेक्नोलॉजी का बर्थ नहीं है, फिर हम खरीदते हैं। सही है ना? तो ये स्पेशलाइजेशन है। अच्छा, स्पेशलाइजेशन के साथ एक जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। जब आप एक कॉम्प्लेक्स टास्क को अचीव करने के लिए एक्टिविटी को स्मॉलर डिनोमिनेशन में ब्रेक कर दें, जैसे आप इंशाल्लाह क्वालिफाई ऑडिटर हो गए, आप गए फर्म, ऑडिट मिल गया आपको। अब ऑडिट में क्या करेंगे? लाओ भाई लाओ, चलो रजिस्टर ले आओ, जर्नल दिखाओ, लेजर दिखाओ। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। ये पूरी एक अपने आप में स्पेशलाइज एक्टिविटी है। आप में से सारे ऑडिटर बन के सब ऑडिट नहीं करेंगे, पता है तुमको। कोई टैक्स एक्सपर्ट होगा, कोई कंप्लाइंसेस का एक्सपर्ट होगा, कोई ऑडिट अच्छा करेगा। ऑडिट के अंदर भी है, ऑडिट के अंदर कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट का है को लीड कर रहा होगा, कोई जाके कैश फ्लोज को देख रहा होगा, कोई एसेट मैनेजमेंट के ऊपर काम करेगा। हर आदमी के अलग स्किल्स हैं। आपने टीम बनाई 10 लड़कों की, आपको ऑडिट मिल गया, जाओ भाई जाओ यूनिलीवर। एक को बोला हो भाई तूने देखनी है इन्वेंट्री, IS2, तू करेगा कैश फ्लो, तुमने देखना है मिसाल के तौर पे टोटल फिक्स एसेट की एस्टिमेशन करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन तुम्हारा काम। तुम डेटर्स और क्रेडिटर, कंट्रोल अकाउंट्स, तुम जाओ सारे डेटर क्रेडिटर की लिस्ट निकालो, वेरीफाई करो, डे बुक्स को तुमने देखना है। उसको दे दिया कोच, इसको दिया कोच, इसको दिया बैड डेट मैनेजमेंट। ये क्यों कर रहा हूं? ताकि मैं अपनी एक्टिविटीज को डिनोमिनेट कर दूं स्मॉलर हेड्स के अंदर और एफिशिएंसी और एक्यूरेसी को इम्प्रोवाइज करूं। दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। ये है डिवीजन। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। विच रेफर्स घर वालों रिस्पॉन्ड करो, विच रेफर्स टू डिवाइडिंग द प्रोडक्शन, है ना, इनटू अ स्मॉलर, इनटू अ नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड टास्क and assigning each task to a particular set of labor। मखसूस काम मखसूस लोगों को दिया जाए, एक्टिविटी को डिनोमिनेट कर देंगे। Establishing division of labor allow people to do specific tasks that they are good rather doing everything in a mediocre way। कुछ भी कर लो, नहीं भाई कुछ भी क्यों करूं, जो मुझे आता है मैं वो करूंगा ताकि उससे मेरी एक्यूरेसी, मेरी परफॉर्मेंस जज हो सके और उससे रिजल्ट बेहतर आए, मुझे भी फायदा हो, कंपनी को भी फायदा हो। सही है। सो ये है स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर। और फिर टेक्नोलॉजी, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी राउट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। अब आप कल को जो है वो इंशाल्लाह आप आगे बढ़ोगे तो तुम आईए सीख रहे हो यार। अब थोड़े दिन में ICAP जो नए कोर्सेज ला रहे हो उसमें आईए की मॉडलिंग सिखा रहा है आपको।
क्योंकि अब जितना ऑडिट का काम है वो सारा टेक्निकली कंप्यूटर बेस हो गया है। मॉडल बन गए, मॉडल में आपने वेरिएबल डालना है, वो डाटा निकाल के दे देगा, कंपनी की एक्यूरेसी को जज कर देगा। सो अब ऑडिटर ऑडिटर नहीं है, अब ऑडिटर फाइनेंशियल मैनेजर बन रहा है। तो उसको चेंज करना है, टेक्नोलॉजी से इक्विप करना है, ताकि वो इस दुनिया में भी काम आ सके, यानी इस दुनिया से मतलब पाकिस्तान के की फर्म्स को भी एक्यूमुलेट कर पाए, और जब पाकिस्तान से बाहर जाए जहाँ सारे मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चल रहे हैं, तब वहाँ वो पेंडू ना हो, उसको पता हो भाई हमारे चार्टर अकाउंटेंट्स की बड़ी वैल्यू है दुनिया के अंदर। सो अब आई कैब आपको अपडेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी दैट हैज़ टू बी कैरी ओवर वे फॉरवर्ड। अब ये नहीं है काम कि आपने वही जाके रजिस्टर पकड़ के कैलकुलेटर लेके चीज़ें चलानी, वही नहीं, अब ऑडिट बदल गया है। अब तो आपने सिर्फ एक तस्वीर खींची इन्वेंट्री की, तस्वीर खींची एक जगह की, एरिया मालूम किया भाई इस गोडाउन का एरिया कितना है, तस्वीर खींची, डाटा डाल दिया, आइए बता देगा स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, 99% एक्यूरेसी के साथ। पहले हम गिनते थे फिजिकल, सर में दर्द हो जाता था, 4-4, 5-5 दिन तक वो गिन गिन के अजीब सा लग रहा होता था, अंदर घुसा के चक्कर आने शुरू हो जाते। अब थोड़ा ना फिजिकल काउंट होता, अब तो चीज़ें बदल रही हैं भाई सारी, इतने स्मार्ट सिस्टम आ गए, कंप्यूटराइज अपडेशन हो गई है, रिकॉर्ड्स भी, क्या अकाउंटिंग रिकॉर्ड हाथों से बनता है भाई, नहीं बनता, कहीं भी नहीं बनता, सब कंप्यूटराइज है। अब तो एनुअल रिपोर्ट तक प्रिंट होके बाहर आती है, खाली ऑडिट मैनुअल हो रहा है अभी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता सब टेक्नोलॉजी बेस हो रहा है। हम थोड़ा स्लो चलते हैं टेक्नोलॉजी में, तो हमारे यहाँ आते आते 10, 12, 15 साल लगेंगे। दुनिया में हो रहा है, अपडेट हो रही हैं चीज़ें, बिल्कुल तेज़ी से हो रही हैं। तुमने नोटिस नहीं किया अभी अमेरिका का जो कार्टून जीता है इलेक्शन, उसने अपने साथ जब आखिरी में स्टेज पे आया तो अपने साथ खड़ा किनको किया है, सारों को, सारे टेक्नोलॉजी आइकॉन्स हैं, सारे टेक्नोलॉजी की टाइकून्स आइकन्स जितने भी आप देखें, इलान मस्क, मार्क जुकरबर्ग, सुंदर पाची गूगल का हेड सीईओ, और वो क्या नाम है उसका, जेफ बेजोस, सारे आईटी से रिलेटेड बिजनेस करने वाले, ई कॉमर्स, ई बिजनेस, और बाकायदा अब तो उसने बिटकॉइन और इनका लॉ बनाना शुरू कर दिया, अमेरिका को रेगुलराइज करके आर्टिफिशियल करेंसी, वन वर्ल्ड वन करेंसी मैकेनिज्म पर जा रहे हैं। इसका मतलब दे आर लीडिंग हेड टुवर्ड्स द कंट्रोल द इकोनॉमीज ऑफ अदर वर्ल्ड थ्रू दिस मैकेनिज्म। सारे बैंक तो हैं ही ऑनलाइन, तो वो तो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, हम पेंडू हैं। सो खैर अब हमने बात करनी है गुड्स की। गुड्स क्या होती हैं बेटा जी? गुड्स आर द मटीरियल रिसोर्स, लिख रहे हो? भाई देखिए, हम एज एन इंडिविजुअल या एज एन इंस्टीट्यूशन दो चीजें लेते हैं बेटा। क्या क्या? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स क्या है? गुड्स आर द मटीरियल रिसोर्स that satisfy human wants through exchange. गला थोड़ा गड़बड़ है। Goods are the material resource that satisfy human wants through exchange. Human wants through exchange, full stop, बस। ठीक है। अच्छा, अब मैं जब गुड्स की बात करूं तो अब यहां पर गुड्स के डिफरेंट हेड्स हैं, ज़रा समझिएगा। मैं लिखना शुरू करूं किस तरीके से। पहले सर ने लिखा पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स क्या होती हैं? एग्जाम्पल सुनो। जैसे नेशनल डिफेंस, हमारा मुल्क का जो डिफेंस, वो वाला डिफेंस नहीं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 8 वाला नहीं, मुल्क की सलामती के लिए जो फौज का डिफेंस है, ये है पब्लिक गुड्स। फिर ये जो सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है ना, जो नॉन एक्सक्लूडेबल है, मतलब आप जैसे लाइसेंस बनवाना है, NIC बनवाना है, पासपोर्ट बनवाना है, ये सारे काम किसके हैं भाई? गवर्नमेंट।
ठीक। तो पब्लिक गुड्स वो गुड्स हैं जो एक्सक्लूसिवली स्टेट प्रोविजन है, जिसमें स्टेट किसी से पार्टिसिपेशन नहीं लेती, ये एक्सक्लूसिव स्टेट के कंट्रोल में है। तो हर वो चीज़ पब्लिक गुड्स है जिसमें ये 3-4 खसूसियात हैं। नंबर 1, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। पब्लिक गुड्स के बारे में लिखेंगे, लिस्ट करेंगे। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, EXTERNALITIES। एक्सटर्नलिटी का मतलब इसका इम्पैक्ट, इसका असर थर्ड पार्टी के ऊपर। सुनिएगा, देखिए जैसे आप लाइसेंस बनवाते हैं तो इसका फ़ायदा आपको और गवर्नमेंट के अलावा माशरे को भी है भाई। हम एज अ पाकिस्तानी अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे नादरा में जाके, तो इसका फ़ायदा मुझे और पाकिस्तान के अलावा पूरे, क्योंकि मैं जब किसी से ट्रेड करूंगा तो मैं एक रजिस्टर्ड आदमी हूँ, बाय करूंगा सेल करूंगा तो मैं एक लीगल एंटिटी हूँ, मेरी एक हैसियत है, मुल्क मुझे रिकग्नाइज करता है। कोई खुदा ना खादा गलत काम होगा तो उस पर चार्ज होगा, केस होगा, तो उसके लिए NIC है। तो ये है इसकी पॉजिटिव एक्सटर्निटी, यानी कि इसका फ़ायदा है, इसका नुकसान कुछ नहीं है। नंबर 2, नॉन राइवलरी इन नेचर। नॉन राइवलरी इन नेचर, इसका मतलब पब्लिक गुड्स का कोई कंपटीशन नहीं होगा, ये स्टेट प्रोविजनल हैं, यानी कि गवर्नमेंट इन्हें प्रोवाइड करेगी और कोई दूसरा इसके गवर्नमेंट के साथ इसमें शेयरिंग नहीं करेगा। नंबर 3, नॉन राइवलरी के बाद नंबर 3 लिखेंगे नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल, आप इन्हें छोड़ नहीं सकते। अब आप NIC नहीं बनवाएंगे तो मैं तो नहीं बनवाऊंगा सर भाई, तो ना आपको वीज़ा मिलेगा, ना पासपोर्ट होगा आपका, ना आप ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं, ना आगे जाके अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल में करवा पाएंगे, क्योंकि अब हर जगह NIC की ज़रूरत होती है। तो ये नॉन एक्सक्लूडेबल है, आप इसे छोड़ नहीं सकते। एग्जाम्पल लिखो, नेशनल डिफेंस, नेशनल रजिस्ट्रेशन सर्विसेज, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें जुडिशरी आती है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। ये सारी मिसालें किसकी हैं भाई? ये सारी मिसालें किसकी हैं मेरे बेटा? ठीक है, नेशनल रजिस्ट्रेशन, अब उसमें पासपोर्ट भी आ गया, NIC भी आ गई, लाइसेंस भी आ गया, सब आ गया, ये पब्लिक गुड्स हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं, प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। प्राइवेट गुड्स के फायदे भी और नुकसान भी। प्राइवेट गुड्स हैव बोथ positive and negative externalities. Private goods have both positive and negative externalities. They are excludable. They are rivalry in nature. Excludable, चाहे इस्तेमाल करो बेटा जी, चाहे छोड़ दो। They are rivalry in nature. They are excludable. ठीक है, एग्जाम्पल लिखें, प्राइवेट स्कूल्स, FMCG समझते हो क्या है? बता दे बेटा सबको। FMCG नहीं, FMCG कहते हैं कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरर, यानी यूनिलीवर, सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश। अब आप इस्तेमाल करें, किसी भी कंपनी का करें ना करें, कोई पूछेगा भाई आपसे? नहीं। ये FMCGs, ठीक है। कार मैन्युफैक्चरर्स, ये सारी मिसालें किसकी हैं बेटा? गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स,
प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, आप अपनी विल से आए ना भाई, ना हम आपको घर बुलाने गए, ना घर से पकड़ के गन पॉइंट पे लेकर आए, आप अपनी विल से आए। कुछ यहाँ आए, कुछ कहीं गए, सबकी अपनी फ्री विल थी, समझ रहे। सो ये है प्राइवेट गुड्स। इनकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की एक्सटर्नलिटीज हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां डीमेरिट गुड्स भी तो बनाती हैं। डीमेरिट गुड्स समझते हो, जिनका नुकसान हो। सिगरेट आजकल वो लड़के लड़कियां पी रहे, पॉट वेप जो भी आप कहें, है ना। अब तो लड़कियां भी धबाधब पी रही भाई साहब। ओए होए, आखिरी हो गया भाई, लड़कियां ऐसी पी रही हैं, लड़के नहीं पी रहे। अबे वो इलेक्ट्रिक सिगरेट जो होता है, अरे तो हमें याद है अच्छी तरह, कभी हम का गलती करी या सोचते थे सिगरेट पीने का, तो घर से कोई 2-4 किलोमीटर दूर जाके 2 लड़के खड़े हुए देख रहे होते तो हम जैसे चर्च पी रहे। अब तो भाई अल्लाह माफ़ करे, स्कूलों में पीने यार बच्चे, माय गॉड, बड़ा अनफॉर्चुनेट फैक्ट है भाई। कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरर, ठीक है, कोई ऑटोमोबाइल है, कोई मेडिसिन बनाने वाले हैं, ये सब क्या है, ये प्राइवेट गुड्स हैं, और इनकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक्सटर्नलिटीज हैं। अब सिगरेट बना रही है कंपनी, कंजम्पशन भी हो रही है, प्रोडक्शन भी हो रही है, गुड्स है, लेकिन डीमेरिट गुड है। तो प्राइवेट गुड्स की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की एक्सटर्नलिटीज हैं। प्राइवेट गुड्स एक्सक्लूडेबल हैं, चाहे इस्तेमाल करो चाहे छोड़ दो, कोई ज़बरदस्ती नहीं। प्राइवेट गुड्स में राइवलरी का मतलब कंपटीशन है इनका आपस में एक दूसरे के साथ। आगे बढ़िए, अब लिखेंगे मेरिट गुड्स, मेरिट नहीं, मेरिट मैं लिख दे रहा हूं बहन, तुम जज्बाती हो गई हो। मेरिट गुड्स, अभी थोड़ा टाइम है, ये मेरिट गुड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेरिट। अच्छा, मेरिट गुड्स भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है टू मेंटेन सोशल इक्वालिटी, टू मेंटेन सोशल इक्वालिटी। जैसे सुनो, आप में से कोई रहता है नॉर्थ नाजमाबाद की तरफ, नॉर्थ कराची की तरफ, देखे भाई ग्रीन लाइन बस का प्रोजेक्ट बना ना, कितनी सहूलत है भाई लोगों को, कम पैसे में ट्रेवल करते हैं। सो ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, भाई ये सबका हक है, अमीरों का भी। अब अमीर तो भाई अपनी गाड़ी में बैठेगा, एसी चलाएगा, ट्रेवल करेगा, कोई मुश्किल नहीं। आप समझ रहे, सुन रहे। हाँ, ट्रैफिक सिग्नल जो कि पब्लिक गुड है, ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए होते हैं ना, स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक, ये सब पब्लिक गुड्स हैं। तो ये जो रोड्स बनाए हुए हैं ये पब्लिक गुड्स हैं, हाईवेज हैं, रोड्स हैं, ये पब्लिक गुड्स हैं, ये स्टेट बनाती है। ट्रैफिक सिग्नल लगाना, ओवरहेड ब्रिज बनाना, अंडरपास बनाने को प्राइवेट आदमी तो नहीं बना सकता, ये सब पब्लिक गुड्स हैं। अच्छा, जब मैं ट्रेवल करने निकला, मैं गरीब आदमी, अब मैं खड़ा हूँ रोड पे, मेरे पास तो ना पैसे हैं, ना गाड़ी है, ना कुछ है, मैं तो यार ख्वार हो जाऊँगा। रहता मैं औरंगी में या कोरंगी में या लियारी में हूँ, मेरा ऑफिस जो है वो लियारी से कोरंगी में कैसे जाऊँ? तो गवर्नमेंट बोलती है टेंशन नहीं लो, हम बस चला रहे, 50 रुपये में चले जाओ। ये है मेरिट गुड। मैं बीमार हूँ तो क्या करूँ यार? बोला ठीक है, तुम्हारा भी इलाज होगा, परेशान ना हो, तुम चले जाओ जिना हॉस्पिटल, तुम चले जाओ लियारी जनरल हॉस्पिटल, तुम चले जाओ अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, तुम चले जाओ सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अच्छा, मेरे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? भाई तुम अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा लो, गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ा लो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा लो। तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सबको मिले, ये स्टेट सोशल इक्वालिटी मेंटेन करती। वरना माशरे का एक तबका अमीर हो जाएगा, उसी के बाद सारी सहूलतें होंगी, बाकी जिनका पैसा नहीं हो तो मेला देखने आए क्या भाई? यहाँ पे बहुत बुरा है जिना हॉस्पिटल, लेकिन फिर भी भाई गरीबों का इलाज वहीं होता है। कहाँ जाएंगे वो? आगा खान, जियाउद्दीन, साउथ सिटी, मेडिकेयर, मिड सिटी, वो तो सोच भी नहीं पाएंगे इधर जाने के लिए। तो गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस, है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये है मेरिट गुड्स। बताओ इनका मकसद क्या है? इनकी एक्सटर्नलिटी पॉजिटिव नेगेटिव? लिखो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, बट राइवलरी इन नेचर। इनका कंपटीशन है, गवर्नमेंट स्कूल का प्राइवेट स्कूल से कंपटीशन है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से कंपटीशन है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का प्राइवेट हॉस्पिटल से है भाई कंपटीशन। अगर अच्छे चलेंगे गवर्नमेंट के इदारे, अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल किसके लिए होते हैं? अमीरों के लिए, गरीबों के लिए? सर सबके लिए है, जिना हॉस्पिटल सबका है। आपको पता है, अल्लाह हम सबको सेहत ईमान के साथ रखें, हम सब की हिफाजत करें, हर मुजी मर्ज से हम सबको बचाएं, हमारे घर वालों को बचाएं। जिना हॉस्पिटल के अंदर
एक डिपार्टमेंट है कैंसर की ट्रीटमेंट का, उसका नाम है साइबर नाइफ। पूरी दुनिया में 5 मशीनें हैं, पाकिस्तान में एक है। गोरे आते इलाज कराने बाहर से, बगैर सर्जरी के ट्यूमर रिमूव होता है। वो तो हमारी अपनी नहीं है, हमें तो किसी ने दे दी, डोनेट करी है, तो हमारे पास है, चलो। तो भाई ये आगा खान में नहीं है मशीन, पाकिस्तान के किसी अस्पताल में नहीं है, वहां है। तो ये है भाई, तो ये गरीबों के लिए, अमीरों के लिए भी, गरीबों के लिए भी। सो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, राइवलरी इन नेचर और एक्सक्लूडेबल। चाहे अब जैसे कोई बच्चा बोले मुझे नहीं पढ़ना भाई, मुझे अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाना, ठीक है, प्राइवेट स्कूल में डाल दें, कोई कंपल्सन नहीं है। तो इसकी एग्जाम्पल लिख ली। उसके बाद लिखेंगे चौथे नंबर पे डीमेरिट गुड्स। डीमेरिट गुड्स, अब डीमेरिट गुड्स की नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, डीमेरिट गुड एक्सक्लूडेबल हैं, डीमेरिट गुड में राइवलरी है। एग्जाम्पल सिगरेट और वो जो आपने बोला था अभी वेप, अल्कोहल। पीते पीते हाँ, पीते सब है, बताता कोई नहीं। होगी ना भाई, सिगरेट एक कंपनी बना रही, बहुत सारी बना रही। ओए नाम तो लियो भाई, सिगरेट कौन कौन सी कंपनी बनाती बता। अबे वैसे ही पूछ रहा हूँ। कैप्स्टन, बाजी बोलिए कैप्स्टन, बहन उसमें चर्च पीते लोग। गोल्ड लीफ, जॉनसन एंड हेजेस, जॉन प्लेयर, ये कंपनी। गोल्ड लीफ तो प्रोडक्ट है, ठीक है। वो मालब्रो, ये सब क्या है, ये ब्रांड्स है भाई, कंपनी है, सिगरेट बनाती हैं, लोग पीते हैं। क्या ठीक है, ठीक है भाई। डीमेरिट गुड्स हो गया। डीमेरिट गुड्स में नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, राइवलरी नेचर, एक्सक्लूडेबल, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो, सिगरेट, अल्कोहल, वेप, ये सब आ गया। उसके बाद 5वां नंबर है क्लब गुड्स। क्लब गुड्स क्या होते हैं? अदीना समझ में आ रहा है मेरा बेटा? आयशा, महरोज, बेटा क्लियर हो रहा है? पूछिए, कोई मसला है तो। क्लब गुड्स वो होते हैं जो स्पेसिफिकली अपने मेंबर्स को ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। इनमें दोनों तरह की एक्सटर्नलिटीज, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे कराची क्लब, जेम खाना, ठीक है, ये क्या है? क्लब्स हैं। इनमें अच्छे बुरे दोनों काम होते होंगे, मुझे नहीं पता, मैं गया नहीं हूँ, लेकिन यूजुअली ये अपनी सर्विसेज को ऑफर करते हैं टू इट्स मेंबर्स ओनली, ठीक। ये एक्सक्लूडेबल हैं, राइवलरी इनमें होती है, लेकिन इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव सोशल बैलेंस क्रिएट करना होता है, इक्वालिटी नहीं, बैलेंस। के भाई चलो क्लब है, लोग आके रिक्रिएशनल एक्टिविटी करेंगे, हेल्दी एक्टिविटी करेंगे, बस ये मकसद होता है इसका, ठीक है। क्लब्स हो गया, क्लब गुड्स, ठीक है जी। ये डिफरेंट गुड्स हो गए। आगे चले, अगली क्लास हमारी पहले चैप्टर को लेकर टेक्निकल है, उसके अंदर पहले चैप्टर का सबसे मुश्किल एरिया पढ़ाएंगे। अब आगे कैपिटल फॉर्मेशन। हाँ बस मैं ख़त्म करूँगा थोड़ी देर में। क्लब गुड्स मेरे बेटा, गुड्स विच इज़ स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड टू इट्स मेंबर, अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करेंगे। ऑब्जेक्टिव इसका मतलब सोशल बैलेंस क्रिएट करना है, ठीक है। और क्लब गुड्स की एग्जाम्पल में कोई भी क्लब का नाम रख दें आप, जैसे रोटेटरी क्लब्स नहीं होते इलाकों में, मेमन फाउंडेशन का नाम सुना है? इस तरह के क्लब्स जो एक कम्युनिटी को या एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लोगों को टारगेट करके बनाए जाए। चलो आगे, कब से आए हुए तुम लोग? सुबह? क्यों, क्या क्या पढ़ लिया आज?
4 घंटे अकाउंटिंग? क्यों भाई? तो 4 घंटे अकाउंटिंग पढ़ दी? किसने? तो अपने खानदान के लोगों को एक दिन मार देगा तू बिरयानी के चक्कर में। चलो भाई, ये एमसीक्यू देखना, थोड़ा सा ब्रेक लेके एमसीक्यू देखें। पढ़िए पहला एमसीक्यू। नजर नहीं आ रहा? अबे भाई अब क्या मसला है, ये नजर क्यों नहीं आता तुम लोगों को? अब देख रहा है? अब तो बड़ा हो गया यार फॉन्ट साइज। पहला एमसीक्यू पढ़ो। चलो भाई देखो, अब आ रहा है नजर। द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम एग्जिस्ट बिकॉज, बीच में नहीं बोलना, खुद देखो, आइडेंटिफाई करो। दिख रहा है? द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम एग्जिस्ट बिकॉज नंबर 1, resources are scarce in relation to the unlimited want. A business does not know how much it can sell. Resources are scarce in relation to the needs. We cannot always have what we want. चलो, क्यों फंडामेंटल प्रॉब्लम क्यों एग्जिस्ट करता है? सर जी भाई, घर वाले जवाब दें। सी, रिसोर्सेज आर स्केयर इन रिलेशन टू नीड। अब सुनना मेरी बात। सर ये वाला गलत क्यों है? सुनिएगा। नीड मेरे बच्चों होती हैं स्पेसिफिक, तो इसे कंपनसेट किया जा सकता है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ वांट्स की, तो वांट अनस्पेसिफिक है, अनलिमिटेड है। तो पहला वाला सही है, बिकॉज फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज इस वजह से होता है कि वी हैव अनलिमिटेड वांट बट वी हैव लिमिटेड resources in order to make it compensate our unlimited want. That's why the problem of scarcity has to be exist in the world. Clear? अगला MCQ पढ़ो। Wants are unlimited because, बानो क्या नाम है तुम्हारा लास्ट में? हाँ, मुझसे बताओ। मैं जूम कैसे करूँ इसको? नहीं यार, नहीं होगा ये, इसी में देखना पड़ेगा भाई आपको। भाई डी, wants are unlimited. C, our income is limited. There will be always something we would like to have. There will be always something we need. Our income is limited. We were never aware of what we might want in the future. नहीं, ये तो नहीं। Our income is limited. अच्छा, A, there will always be something we would like to have. Yes sir, ये हम हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की ख्वाहिश तो रखते ही अपने दिल में, और हर ख्वाहिश हमारी पूरी नहीं होती। अ गवर्नमेंट हैज़ अ लिमिटेड रिसोर्सेज टू फंड। नहीं, वो ये पूछ रहा है वांट अनलिमिटेड क्यों है? वांट्स आर अनलिमिटेड, इसमें इनकम का थोड़ी ना, ये तो साइकोलॉजिकल फैक्ट है भाई। इनकम लिमिटेड है, वांट अनलिमिटेड है, इसलिए स्कार्सिटी है। इनकम के लिमिटेड होने की वजह से वांट अनलिमिटेड थोड़ी ना है।
वांट अनलिमिटेड इसलिए है क्योंकि हमें हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए और पहले से ज्यादा और पहले से अच्छा चाहिए, तो इसलिए हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। मेरोज कहता है ए, मेरोज थर्ड का ए, गवर्नमेंट हैज अ लिमिटेड रिसोर्सेज टू फंड व्हाट ऑफ इट्स what of its population. This means that government has to make a choice. बिल्कुल सही, A would be the right answer. आगे बढ़े, बल्कि एक काम करता हूं मैं, ये तो थोड़े से ही ऐसे बकअप के लिए दिए मैं आपको स्टडी टैक्स के एमसीक्यूज कराता हूँ थोड़े से शुरू के, जितने हम अब तक जितना पढ़ चुके हैं, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि एमसीक्यूज आते कितने हैं। ग्रुप बना के मुझे मैसेज करना, मैं डॉक्यूमेंट भेजना शुरू करूँगा, स्टडी टैक्स अपने ग्रुप पे रखना, ठीक है? ग्रुप बना लें आप, मैं भेज दूँगा। मैंने ये वाला डॉक्यूमेंट तो भेजा है ना, आज शाम में या रात तक मुझे अपडेट, कोई भी एक आदमी मैसेज कर देना कि सर नोट्स भेज दो, तो मैं इस चैप्टर के समरी नोट्स, इस चैप्टर के प्रैक्टिस एमसीक्यूज ये भेज दूंगा आपको। चलो भाई, पहला एमसीक्यू एक एक करके बताएंगे। मेरे पास 3 ग्रुप हैं, बॉयज़ गर्ल्स और जो लोग घर में बैठे हैं। पहला एमसीक्यू पूछ रहा हूँ घर वालों से। अच्छा, स्टडी टैक्स के अंदर निशानात गलत भी लगे हुए हैं कई सारे एमसीक्यूज के, तो स्टडी टैक्स से जवाब मत दीजिएगा, दिमाग चलाइए अपना। जी भाई घर वाले, पहला एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक रिसोर्स, इसमें से कौन सा इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं है? डी। अबे बुक इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं है भाई, बुक तो खरीदी बेची जाती है। सी, सल्फ्यूरिक एसिड, महरोज कोई मुंह पे फेंक देगा तुम्हारे, ये खरीदा बेचा जाता है भाई। सल्फ्यूरिक एसिड केमिस्ट्री की लैब में इस्तेमाल नहीं किया आपने। अदीना कहती है ए, हाँ भाई ए सही है, यस सर, ए वुड बी द राइट आंसर, ए सही जवाब है सर। एयर, हाँ वाटर, सर वाटर भी तो वैसे, लेकिन वाटर को ट्रेड किया जाता है, वाटर बिकता है। पाकिस्तान तो, कराची तो टैंकर माफिया के काबू में ही है। आगे बढ़िए, ये नहीं पढ़ पाओगे। 1.2 छोड़ो, ये बताओ। 1.3 लड़कियां बता रही हैं, 1.3 लड़कियां बता रही हैं। मैंने वो जो 2 सेक्टर डायग्राम पढ़ाया उसमें इंजेक्शन और लीकेजेस बताया है, कल की क्लास में इंजेक्शन लीकेजेस बता के आ रहा हूं। देखो क्या है एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डेड एज विड्रॉल। विड्रॉल का मतलब होता है मेरा बेटा लीकेज। इसमें से कौन सा लीकेजेस का सेट है? 3 लीकेज पढ़ाए थे, 3 इंजेक्शन पढ़ाए थे, बोलो भाई कौन सा वाला? ए, अल्फा वुड बी द राइट आंसर। वैसे तीसरा लीकेज कौन सा था? तीसरा लीकेज कौन सा था? सेविंग, टैक्सेस और इंपोर्ट। इंजेक्शंस के नाम लेना तो जरा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स। सेविंग का सेविंग लीकेज, सेविंग का इंजेक्शन इन्वेस्टमेंट, टैक्स लीकेज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उसका इंजेक्शन, इंपोर्ट लीकेज एक्सपोर्ट उसका इंजेक्शन। ये 3 पढ़ के आ रहे हो। पढ़ो भाई, अगला एमसीक्यू लड़कों के लिए आसान है, लड़कों की बारी। आसान एमसीक्यू कौन सा एमसीक्यू है सर? पढ़ो 1.5 पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। लड़के बता रहे हैं जल्दी, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सा है? बोलो। ए, अनलिमिटेड वांट एंड स्कार्स रिसोर्सेज, शाबाश। तो इस तरह के एमसीक्यूज हैं। अच्छा, घर से अभी नहीं हो पाएगा, अभी नहीं हो पाएगा घर से, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अगली क्लास हो जाए फिर इंशाल्लाह घर से कर लेंगे। चलो